हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस फॉर द पेरेंट्स। मतलब कि पेरेंट्स जब इस एज में आ जाते हैं कि अब ना तो वो जॉब करने के लिए सक्षम है, मतलब कि एज के हिसाब से अब ना तो वो जॉब कर सकते हैं और ना ही एज सच उनके पास कोई ऐसा इनकम सोर्स है कि वो अपने आप को जो उनके मंथली खर्चे हैं उनको पूरा कर सकें, और ना ही एज सच उनके पास कोई सेविंग्स बची हैं कि वो वहां से अपने जो है वो खर्चे निकाल लें। और जो बच्चे हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं उनको खर्चा देने से या उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने से। अब या तो मॉरल ग्राउंड्स पे बच्चे कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो जो माँ बाप हैं उनके पास जो लीगल ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि वो कब कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो उनके बच्चे हैं उनको ये ऑर्डर दिया जाए कि ताकि उनको एक मंथली अमाउंट, जो भी उनके खर्चे हैं उसके हिसाब से एक मंथली अमाउंट जो है वो पेरेंट्स को दिलवाया जा सके। इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, और साथ में जो मेन हम बात करने वाले हैं वो ये है कि क्या मैरिड लड़की से भी मेंटेनेंस मांगी जा सकती है। क्या पेरेंट्स कोर्ट जा सकते हैं और अपनी जो उनकी डॉटर है जिसकी शादी हो गई है, क्या उससे खर्चा मांगा जा सकता है। इसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे डिवोर्स होता है और वहां पे वाइफ जो है वो अपनी मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन मूव करती है अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी। वहां पे वो अपनी मेंटेनेंस और अपने बच्चों की मेंटेनेंस के लिए हस्बैंड के अगेंस्ट जो है वो एप्लीकेशन लगाती है, जहां पे कोर्ट ग्रांट करता है कि मंथली बेसिस पे कितना खर्चा जो है वो वाइफ को दिया जाएगा, ये जो आगे बच्चे हैं उनको दिया जाएगा। सेम सेक्शन में जो है वो माँ बाप भी अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी, जहां पे ये बात की गई है कि अगर कोई पर्सन अपने माँ बाप को मेंटेन करने से मना कर देता है, उनको खर्चा देने से मना कर देता है, तो कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि वो कितना फिक्स अमाउंट जो है वो अपने पेरेंट्स को देगा। तो ये उसी सेक्शन में जो है वो पेरेंट्स भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब ये जो सेक्शन है इसमें जो है वो पर्सन की बात की गई है कि जो पर्सन फेल होता है या रिफ्यूज होता है अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे ना तो स्पेसिफिकली लड़के की बात है ना ही स्पेसिफिकली लड़की की बात है। अगर पेरेंट्स को ये नौबत आ ही गई है कि उसके जो बच्चे हैं वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं उनको, या उनकी ज़रूरतें नहीं पूरा कर पा रहे हैं, और अब उनको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा और कोर्ट से ही ऑर्डर दिलवाना पड़ेगा, तो वो चाहे तो सिर्फ और सिर्फ लड़के के अगेंस्ट एप्लीकेशन नहीं बल्कि लड़की के अगेंस्ट भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। वो टोटली मेंटेनेबल है कि वो चाहे तो सिर्फ लड़के के अगेंस्ट नहीं लगाएंगे, वो लड़का और लड़की दोनों के अगेंस्ट एप्लीकेशन लगाएंगे और कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको दोनों से जो है वो मंथली बेसिस पे खर्चा मिलना चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स ये बोल सकते हैं कि देखिए हमने लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं समझा है, दोनों को इक्वली पढ़ाया लिखाया है और इस काबिल बनाया है कि वो खुद इंडिपेंडेंट हो सके। अगर वो दोनों स्टेबल हैं, फाइनेंशियली अच्छे खासे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, वो दोनों से खर्चा मांग सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो लड़का है वो स्टेबल नहीं है, उतना ज़्यादा जो है वो फाइनेंशियली ठीक नहीं है कि वो इतना खर्चा माँ बाप को दे सके, तो पेरेंट्स जो है वो लड़की से भी खर्चा मांग सकते हैं। अब मान लीजिए कि लड़की की शादी हो गई है, तो कैसे खर्चा मांगेंगे। ये सिर्फ हम लोगों की सोच है कि लड़की से हम खर्चा नहीं मांग सकते जिसकी शादी हो गई है, लेकिन हमारे लॉज कहते हैं कि लड़की आपकी हर जगह इक्वल है। जैसे लड़की को प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलता है अपने पेरेंट्स की, उसी तरह से लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वल ही है कि जब पेरेंट्स को ज़रूरत पड़ती है, जब वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए सक्षम नहीं रहते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ लड़का और लड़की की बात नहीं आती। वहाँ पे जब ज़रूरत पड़ती है तो लड़की भी इक्वल ही रिस्पॉन्सिबल है। और तो फिर चाहे आप मॉरली ये बात रख लो या फिर अगर आप हमारे लॉज के हिसाब से चलोगे, तो लड़की को भी इक्वली जो है वो अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए खर्चा देना पड़ेगा। अब देखिए, जो शादीशुदा लड़की है उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। नहीं तो लड़के से तो खर्चा मिलेगा ही, लेकिन अगर लड़की से अगर हम बात करें तो जो कंडीशंस हैं वो बेसिक्स ही हैं कि लड़की अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, मतलब कि अगर वो खुद से जॉब कर रही है तब तो डेफिनेटली उसको खर्चा देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो जॉब नहीं कर रही है, स्टिल उसका हस्बैंड इतना स्टेबल है कि वो खर्चा दे सकता है। अब देखिए, क्योंकि जो माँ बाप हैं उनकी प्रॉपर्टी में लड़की का इक्वल शेयर है, तो जो हस्बैंड है बेसिकली अगर वो स्टेबल है तो उसके थ्रू भी माँ बाप को खर्चा दिलवाया जा सकता है। लेकिन
अगर आप ये देखो कि कोई कंडीशन कहीं पे ऐसी सिचुएशन भी होती है कि जो लड़की का हस्बैंड है ना तो वो खुद स्टेबल है और लड़की भी खुद से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो वाला बर्डन उसके इन लॉज पे नहीं जाएगा कि लड़की है तो अब इन लॉज जो है वो वहां से एक मंथली अमाउंट जो है वो निकाल के उसके पेरेंट्स को दिया जा सके। तो थोड़ी सी ये कंडीशन जो है वो देखनी पड़ जाती है। लेकिन अगर लड़की खुद से इंडिपेंडेंट है तब तो नो डाउट जो है जो माँ बाप हैं वो डेफिनेटली एक फिक्स अमाउंट जो है वो अपनी लड़की से मेंटेनेंस के तौर पर मांग सकते हैं। इसीलिए अब ये जो लॉ है वो अगर इनडायरेक्ट वे से देखा जाए तो ये लॉ ये भी कहता है कि सिर्फ और सिर्फ फोकस ये मत करो कि भाई हमने सिर्फ लड़के को ही स्टेबल करना है ताकि वो जब हम बूढ़े हो जाएं तो हमारी टेक केयर करें। अगर उतना ही फोकस लड़की के ऊपर भी करोगे तो लीगली आपके पास वो भी ऑप्शन है कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो लीगल ऑप्शन लेके, अगर लड़की मना कर दी है तो लीगल ऑप्शन लेके तब आप वहां से भी अपने लिए मेंटेनेंस जो है वो मांग सकते हो। तो अगर आप ये इक्वालिटी वाला माइंडसेट लेकर चलोगे तो अगर देखिए हमारे लॉज अगर प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर देते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वल ही दे रहे हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। तो इसीलिए या तो मॉरली बच्चे खुद से कर रहे हैं अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आपके पास ये लीगल ऑप्शन है कि आप कोर्ट जा सकते हो और अपने लिए मेंटेनेंस मांग सकते हो। और साथ में ये भी बता दूं कि पहले तो ये सेक्शन चल रहा था सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी, लेकिन क्योंकि अब आपको पता है कि नए लॉज जो है वो कंट्री में आ गए हैं, हमारे जो नए क्रिमिनल लॉज हैं अब वो कुछ ही टाइम में वो इन्फोर्स होना शुरू हो जाएंगे, तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। सेक्शन 125 था वो अब पढ़ा जाएगा सेक्शन 144 में, और जो नया लॉ है जो सीआरपीसी की जगह जो है वो नाम दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें जो है वो जो सेक्शन 144 है वो सेम डील करता है मेंटेनेंस फॉर द वाइफ्स, चिल्ड्रन और पेरेंट्स को लेके। तो बहुत कुछ नहीं बदला है, जैसे सेक्शन 125 था वैसा ही नया सेक्शन भी है जो कि 144 है जो डील करेगा मेंटेनेंस से। बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ सेक्शन का जो नंबर है वो चेंज हुआ है, अदरवाइज जो इफेक्ट है और जो लॉ है वो बिल्कुल सेम ही है। लेकिन जब भी वो एनफोर्स होगा तब से जो है वो एप्लीकेशन जो है वो सेक्शन 144 के अंडर डालेंगे। लेकिन अगर अभी किसी को एप्लीकेशन लगानी है इमीडिएटली एनफोर्स होने से पहले तो वो अंडर सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी ही लगाएगा। लेकिन जब वो एनफोर्स हो जाएंगे नए लॉज तो उसके बाद ये जो मेंटेनेंस वाली एप्लीकेशन है वो लगेगी अंडर सेक्शन 144 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंडर। बस इतना ही फर्क है, बाकी पूरी लैंग्वेज सेम है इस सेक्शन की। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ा सा यूजफुल जरूर लगा होगा। तो जिसको जरूरत है वो जा सकता है मेंटेनेंस के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत सारी जजमेंट्स में इस सेक्शन को इंटरप्रेट भी किया है, आप अपने सपोर्ट में ये जजमेंट्स लगा सकते हो जब भी आप अपना मैटर जो है वो कोर्ट में लेकर जाओगे। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल जरूर लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना। और ऐसी वीडियोस और थोड़ी सी अगर आपको लीगल नॉलेज मिल रही है मेरी वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।